नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सत्ता में तीसरी बार बने रहने के लिए जी जान से जुटे हैं। हैदराबाद में बने रहने के लिए अपनी पार्टी के नाम में तेलंगाना की जगह भारत लगाकर दिल्ली में भी दफ्तर खोल चुके हैं, लेकिन उनके मिशन में दिल्ली की दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बाधा बनकर खड़ी हो गई हैं। ऐसे में 30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। क्या कुछ रहने वाला है तेलंगाना का सियासी गणित, ये समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में सबसे पहले बीजेपी ने दस्तक दी थी। कांग्रेस को तो वैसे भी फैसले लेने में काफी वक्त लग जाता है। जुलाई 2022 में बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। बैठक के बहाने बीजेपी के सारे महत्वपूर्ण नेता तेलंगाना पहुंचे थे और जैसे जितना और जहां बन पड़ा के चंद्रशेखर राव की सरकार पर हमले बोलता रहा। बाद में कांग्रेस ने भी तेलंगाना में CWC की बैठक बुलाई। सार्वजनिक समारोहों में जरूरत भर शिरकत करने वाली सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास टुक्कुगुड़ा में एक पब्लिक रैली भी की और कांग्रेस की तरफ से महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। हम 6 गारंटी की घोषणा कर रहे हैं, हम हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोनिया ने कहा। कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने लोगों को बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी को पूरा किया जाएगा। उधर चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी से लोहा लेने के मकसद से केसीआर पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की कोशिश शुरू कर चुके थे, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा करने की उनकी कोशिश कोई खास रंग नहीं ला सकी। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आज की तारीख में ज्यादातर राजनीतिक दल एकजुट देखे जा सकते हैं, लेकिन केसीआर की कोशिश उन दलों का गठबंधन खड़ा करने में रही है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परहेज करते हों। दिल्ली पहुंचकर केसीआर ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को साथ लेकर चलने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में वो दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव एक बार फिर अलग छोर पर जाकर खड़े नजर आ रहे हैं। केसीआर पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक जैसा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी उर्दू को तेलंगाना की दूसरी भाषा बनाने के लिए हमलावर है और केसीआर की पार्टी और सरकार पर मंदिरों की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने दलित समुदाय, विशेष रूप से मडिगांव में पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। राज्य में ये समुदाय अनुसूचित जाति समुदाय का 60% हिस्सा है। पीएम मोदी ने मडिगांव को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। ये समुदाय 3 दशक से ये मांग कर रहा है। पीएम मोदी का ये वादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मडिया तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों में से 20-25 सीटों पर निर्णायक रूप से नतीजों पर असर डाल सकते हैं। राज्य में बहुमत के लिए 60 सीटें जीतना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव में कर्नाटक के 10 मंत्रियों और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए पड़ोसी राज्य में भेजा है, जिससे वो कर्नाटक में अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना में जीत अनुकरण करना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक के 10 मंत्रियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समूह के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है, जबकि दल के 48 नेताओं को तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए AICC विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी ने भी वारंगल में जनसभा कर केसीआर और उनकी सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में जाहिर है कि तेलंगाना का चुनाव दिलचस्प होने वाला है और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किस दल का साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सत्ता में तीसरी बार भी बने रहने के लिए पूरी जी जान से जुट गए हैं। यहां तक कि लगातार अपनी पार्टी के नाम में तेलंगाना की जगह उन्होंने भारत तक लगाकर दिल्ली में भी दफ्तर खोल दिया है, लेकिन उनका ये मिशन कितना रंग लाएगा, क्या कुछ होगा, वो हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और राजनीतिक दलों का तेलंगाना में क्या स्थिति बन रही है, इसी पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। विमल डालिया जी नेता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। प्रिया गुप्ता नेता BRS हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही वक्त बाद, और डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार देखिए इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में
में हर जगह अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने पर विश्वास नहीं रखती हैं, हर तरह से चाहती हैं कि किसी न किसी तरह से हर राज्य में उनकी स्थिति मजबूत रहे। लेकिन बात अगर तेलंगाना की जाए तो विमल डालिया जी, क्या लगता है आपको, केसीआर के खिलाफ बीजेपी के पास ऐसा क्या हथियार है? जो हथियार था बीएस येदियुरप्पा, इतनी बड़ी गलती करने के बाद आपने तो वो खो ही दिया, अब ऐसा क्या हथियार है आपको लगता है तेलंगाना को जीत लिया जाएगा? कि जनता जो भ्रष्टाचार टीआरएस के बीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ है, तो उसके लिए यहाँ की तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देने की सोच रही है। और ये धीरे धीरे साइलेंट रिवॉल्यूशन वो इसी की ओर इशारा कर रहा है कि तेलंगाना के अंदर में बीआरएस का राज खत्म होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार दलित कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को जो नजरअंदाज कर रहे हैं और खाली सिर्फ अपना परिवार के बारे में सोच के, अपने परिवार के हित के बारे में सोच के, क्योंकि तेलंगाना सबके लिए बना था, तेलंगाना सबके हित के लिए बना था, लेकिन तेलंगाना को सिर्फ परिवार तक सीमित करके रख देने का काम जो बीआरएस गवर्नमेंट कर रही है, इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर उसी की वजह से जनता बीजेपी की तरफ ध्यान दे रही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको कि 2 बार से जब सत्ता में बैठी हुई है बीआरएस के, केसीआर पहले से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तीसरी बार बनने की रेस में हैं, ऐसे में ऐसा क्या बीजेपी के पास होगा जिसकी वजह से जनता केसीआर को छोड़कर आपके पास आ जाएगी? क्या मजबूत रणनीति है? क्या घोषणा पत्र जो जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसमें इतना दम है कि तेलंगाना को जीता जा सके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे प्रदेशों में भी जो सरकार चल रही है और जो डेवलपमेंट लगता है तेलंगाना की जनता को कि जो देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो इस हिसाब का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जनता यहाँ की सोच रही है कि सेंट्रल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि आपका ये कहना है कि जिस तरह से विकास तेलंगाना का होना चाहिए था केसीआर की सरकार में नहीं किया गया है, साफ तौर पर। बिल्कुल सच्चाई है, उसमें सच्चाई है। ठीक है, कुलदीप मलिक जी, आपको ऐसा क्या लगता है? आपके ऊपर तो और 50 तरीके के आरोप केसीआर की पार्टी खुद लगा रही है, बीआरएस लगा रही है, कह रही है कि आपने ये हर राज्य की सरकार को बर्बाद करने वाली राज्य की सरकार क्यों लगती है आपको? सबसे बड़ा सवाल तो यही है मेरा कि आप हर राज्य को बता देते हैं कि इन्होंने इस राज्य को बर्बाद करके रख दिया, इस सरकार ने इस राज्य को तबाह करके रख दिया। ऐसा ही आरोप आप तेलंगाना की सरकार पर भी लगा रहे हैं कि आपने राज्य को बर्बाद कर दिया। क्यों सर? देखिए मैडम, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन फिलहाल तेलंगाना की जो जनता है वो जनता का क्या मूड है, कहीं ना कहीं हमें जनता के मूड की बात करनी पड़ेगी। रही बात, अभी मेरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी वक्तव्य दे रहे थे, ये तेलंगाना में मुद्दों की बात कर रहे थे, ये जो है वहाँ पे दलित और ओबीसी की बात कर रहे हैं कि भाई दलित और ओबीसी समाज, मैं ये बता दूं कि जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने ओबीसी का मुद्दा उछाला, जातीय जनगणना का मुद्दा उछाला, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो है ओबीसी समाज याद आने लगा। और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बता रहा कि तेलंगाना के अंदर लगभग 52% ओबीसी है। और अब तेलंगाना के ओबीसी नहीं, अब पूरे देश के अंदर जो ओबीसी है वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ जो है कटकरी लगाए हुए बैठे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ओबीसी के हितों को लेकर आगे आई है, और मैं ये बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है इनको भी ये बता दूं कि जो ओबीसी वर्ग है वो किसी भी चुनाव को जिताने की हिम्मत रखता है। नहीं सर, और अगर मलिक जी ठीक है, मान लेते हैं ओबीसी चुनाव जिताने की पूरी मदद करता है, बहुत बड़ा एक माना जाता है कि वर्ग है। अगर ओबीसी को साथ लिया तो आपने वहां की सरकार को साथ लिया, वहां की जनता को साथ लिया, वहां की कुर्सी पाली। लेकिन टीआरएस की तरफ से, जिसका नाम अब बीआरएस हो गया है, बीआरएस की तरफ से तो ये आरोप लगाया जा रहा है तेलंगाना को राज्य बनाने में आप ही ने देरी की सबसे ज्यादा, आप ही ने इतना ज्यादा उसको बड़ा चढ़ाकर बताया कि जनता को उसका भुगतान करना पड़ा। ये बीआरएस की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको कैसे लगता है कि जनता ने जब इतना बड़ा भुगतान किया है तो आपको आने देगी वो? आप तो राज्य नहीं बनने देना चाह रहे थे। नहीं,
मैडम, मैं वही तो कह रहा, देखो ये तो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है भाई, एक दूसरे पर आरोप लगाओगी। अगर वे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप सही भी तो है, माफी मांग रहे हैं पी चिदम्बरम, क्यों मांग रहे हैं सर? कोई तो बात होगी जो माफी मांगी गई। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन राज्य में जो मुद्दे है वहाँ पे अभी भाजपा वाले जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो है बेरोजगारी की बात कर रहे थे। क्या जनता को ये मुद्दे समझ नहीं आ रहे? और कहीं ना कहीं अब जनता को ये लग गया कि भाई अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कोई काम कर सकता है तो भ्रष्टाचार के ऊपर केवल और केवल तेलंगाना सहित पूरे देश में कांग्रेस काम कर सकती है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाना चाह रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी वालों को भी जो है सबने आजमा लिया, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी को आजमा लिया गया। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार की बात जो है कैसे कर सकते हैं, जो पैरों से लेकर गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हो, जिनके बड़े बड़े मंत्री जो है भ्रष्टाचार में डूबे हो, कई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हो, वे भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि भाई तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे देंगे? तो भाई तेलंगाना की जनता को ये समझ नहीं आता। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीआरएस की, बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे कार्यक्रम में। प्रिया जी, आपकी पार्टी पर भी तरह तरह के तमाम आरोप लगाए गए, क्योंकि बीआरएस की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक खेमा तैयार करने की कोशिश की गई थी केसीआर की तरफ से, आपके मुख्यमंत्री जी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि तेलंगाना में इस वक्त की जो सरकार है वो 30% कमीशन की भ्रष्टाचार की सरकार है और इसे उखाड़ फेंकना है। क्या लगता है आपको, ये दोनों दल आप पर भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि एक ने तो तेलंगाना राज्य नहीं बनने दिया, दूसरा कह रहा है कि भ्रष्टाचार इतना किया, कैसे होगा? देखिए मैडम, मेरी आवाज जी आ रही है मैम। नेहा जी, नानी के सामने नेहा लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, तो पहले मैं कांग्रेस को जवाब देती कि आप जो आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इस देश को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में ले जाने वाला है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार इस देश में मचाया है शायद आज भारतीय जनता पार्टी जो दलित का आदिवासी का कार्ड खेल रही है, हमेशा बार बार सवाल पूछना चाहती हूँ, तो आपके पास जनता मुद्दे नहीं है, क्यों मुद्दे नहीं है, क्यों ऐसे मुद्दे नहीं है जो जनता के लिए अच्छी हो, जनता की लड़की वाले हो, जनता के लिए आवाज उठाने वाले हो। पहले अमित शाह जी आके जा रहे हैं, हमारी सरकार बनाई है, हम सभी लोगों को राम मंदिर सभी को लेके जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी है, अब धार्मिक पार्टी को साफ करने के दर्शन के लिए वोटों की जरूरत पड़ेगी क्या? कुलदीप जी, देखिए प्रिया जी ने साफ तौर पर कहा, वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस पार्टी ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि पूरे देश भर में अगर जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया इतना तो शायद ही किसी ने किया होगा। क्यों लगता है ऐसा तेलंगाना की सरकार को? नहीं, देखिए मैडम, उनका भी पूरा अधिकार है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है तो कहीं ना कहीं ये भी जनता को पता। लेकिन मैं तो यहाँ पे दो बात आपको बताना चाह रहा, भाई तेलंगाना के अंदर दो मुद्दे जो मुझे नजर आ रहे, एक तो वो कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं रही है, उनको ध्यान में रखते हुए, और कांग्रेस का जिस तरीके से अब प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर हो रहा, और कांग्रेस की तरफ को पूरे देश की जनता देख रही, तो जनता तो देख रही है सर, लेकिन प्रचार प्रसार में आपकी खामियां दिखा रही है ना, कि इतने लोग मर गए, तेलंगाना को राज्य नहीं बनने दिया, बच्चा बच्चा तेलंगाना का कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार में इस तरीके के काम हुए, कांग्रेस ने इस तरह का काम किया। नहीं, ये तो बच्चा बच्चा कह रहा है या कौन कह रहा है, ये तो एक बहस का मुद्दा होगा, कोई आपके कहने से तो ऐसी बात होने की नहीं, और मैं तो फिर भी आपकी बात का समर्थन कर रहा। पूछिए, प्रिया जी बैठी है सामने, बताएंगे आपको कि तेलंगाना में इस तरह का प्रचार केसीआर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? आप एक बात बताओ, जो हमारी बहन है वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है या अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है? ये तो अपनी पार्टी की तरफ से बात करेंगी, ये जनता की तरफ से थोड़ा ही बात करेंगी। तेलंगाना के पास में ही राज्य है कर्नाटक, और अभी कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, तो क्या इस बात का प्रभाव जो है तेलंगाना के ऊपर नहीं पड़ेगा? अरे मैडम, आप क्या बात कर रहे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ टिकटिकी लगाए हुए बैठी, और वो तो इंतजार कर रही। अभी देखो, ये भाजपा वाले भी सुन रहे, ये तो कह रहे थे कि हम देश को जो है कांग्रेस मुक्त बना देंगे। अब धीरे धीरे
ये पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी मुक्त ये देश बनाएगी। और तेलंगाना सहित आने वाले जो भी 5 राज्यों के चुनाव है, और जब 30 तारीख को तेलंगाना में वोटिंग होगी, वोटिंग में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जब 3 तारीख में काउंटिंग होगी तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आपको बनी हुई दिखाई देगी। विमल जी, जवाब दे दीजिए। केंद्र में आपकी तरफ से बार बार कहा जाता है आप अब कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन अब तो आप ही की हर जगह से सफाई होती जा रही है। जैसे कर्नाटक, हिमाचल, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी सरकार चली गई। नहीं, देखो, सरकारें तेलंगाना में हमारी क्यों बनेगी, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 55 सालों से कांग्रेस ने इसको रूल किया और तेलंगाना देने में हमारे सुषमा स्वराज जी का और राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। ये तेलंगाना की जनता जानती है। और केसीआर जी ने भी यहाँ जो अनशन किया है उसके लिए यहाँ पे तेलंगाना के लिए सब पार्टियों ने मिलके एक योगदान के वैसा तैयार करके तेलंगाना लेके आए। यानी कि सेंट्रल पे इतना प्रेशर डाले, हमारे कार्यकर्ता भी डाले हैं और बीआरएस के जो पहले टीआरएस थी उन लोगों ने भी डाले हैं। और एक तेलंगाना हासिल करने के बाद में बीआरएस जिस प्रकार करप्शन के तरफ ध्यान दी, अगर यही डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देती थी तो इन्हें इतनी भागमदौड़ी करने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन आज जिस हिसाब से टीआरएस की परिस्थिति है, ये अपने आप में खुद की परिस्थिति को लेके आ गई। वो रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस को जनता निकाल चुकी है। आज जनता के अंदर में सिर्फ एक क्या रह गया है, खाली एक ऑक्सीजन के लिए थोड़ी देर के लिए कांग्रेस ठहर रही है। और आप देख लेना 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस की क्या परिस्थिति है। बिल्कुल। प्रिया जी, आपने सुना कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा दम भर रहे हैं कि इस बार सरकार अगर आएगी तो दोनों में से किसी की आएगी। आपकी सरकार तो जाने वाली है, क्योंकि आपने तो परिवारवाद की राजनीति की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आपकी तरफ से की जा रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति आपकी तरफ से की जा रही है, हर तरह की राजनीति आपकी तरफ से की जा रही है। इसलिए अब आपको हटाना है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तब अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, परिवारवाद पर बात नहीं की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवारवाद एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो परिवारवाद के हमाम में नहाए हुए नहीं है। पहली बात, कोई राजनीतिक दल में जुड़े होंगे तो कोई किसी और दल में जुड़े होंगे, लेकिन परिवारवाद पर, ये तो मैं आपको परिवारवाद के बारे में बता दूं कि कांग्रेस से लेके भारतीय जनता पार्टी तक पूरा परिवारवाद में डूबा हुआ है, और कोई सी भी पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, रही बात भ्रष्टाचार की, तो क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार तो किया ही नहीं है। वो जितने दूध के धुले हुए उतने कोई है। अगर बीआरएस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, तेलंगाना में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, जनता को धोखा दिया है, तो जनता जवाब दे देगी। और आप इतनी बड़ी बड़ी दम जो भर रहे हैं, आप अपनी सरकार बना के हमें जवाब दीजिए, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि तेलंगाना सरकार में अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है, यदि जनता का भला कोई कर सकता है और जनता के विश्वास पर कोई खरा उतर सकता है, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, बिना धर्म की राजनीति के, तो वो केवल और केवल बीआरएस पार्टी ही है। प्रिया जी, आपको लग रहा है कि केसीआर लगा पाएंगे इस बार सत्ता की हैट्रिक? लग रहा है आपको कि तीसरी बार भी सरकार बन जाएगी? 100% हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। पार्टियां, अगर ये पार्टियां आज हमारे ऊपर, अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने आपसे इससे पहले भी बोला था, आप वोट, अगर तेलंगाना की जनता आपको वोट देगी तो आप उन लोगों को फ्री में राम दर्शन कराएंगे, नहीं तो आप नहीं कराएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि हमारी सरकार आने दो तो हम 400 में सिलेंडर करेंगे और हम अनगिनत जाने क्या क्या जो बिना बेफिजूल की स्कीम्स है, जिन राज्यों में आज आपकी सरकार है, सबसे पहले आपके तेलंगाना राज्य में आपका सीएम का चेहरा कौन है, आप हमें यही साबित कर दीजिए। आपके पास अभी तक यही साबित नहीं हो पा रहा है कि आपके पास चेहरा कौन है जो सीएम पद का दावेदार है, और आप बात कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने की। तो पहले आप अपनी क्लियरिटी तो दीजिए हमें भी तो समझ में आए कि सीएम का दावेदार है कौन। यहाँ पे दावेदार है नहीं, आपके पास कैंडिडेट है नहीं। आज गौशामहल विधानसभा जो सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा है, वहाँ कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी जी बीजेपी के साथ मिलकर के एक डेमी कैंडिडेट को उतारते हैं। क्यों?
क्यों उतारते हैं आप ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में दम नहीं है। और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार में अगर मैं आपके एक एक करके पूरे भ्रष्टाचार गिनाने लगाऊं तो टाइम भी कम पड़ जाए। आप हर्षद मेहता घोटाला के बारे में क्या कहेंगे? आप पामोलिन तेल आयात घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? सही बात है। नहीं, और स्थिति की अगर देखी जाए प्रिया जी, फिलहाल अगर ऐसे स्थिति देखने पर आए कि पांचों राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रही है, करीब करीब स्थिति सबकी एक जैसी ही है। चुनाव की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कौन कहां जीत पाएगा। लेकिन अगर तेलंगाना की साफ तौर पर बात की जाए तो कहीं न कहीं केसीआर का, बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर 30 नवंबर को क्या होता है और 3 दिसंबर को किस तरह का रिजल्ट जनता हम लोगों को दिखाने वाली है। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।